बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखें तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उनके मन में मंदिर मस्जिद सब एक होते हैं। लेकिन समाज थोड़ा थोड़ा करके बदल रहा है। लाइफस्टाइल के साथ साथ लड़ाई की प्रकृति और युद्ध भूमि भी बदलती जा रही है। पहले पुरुष आपस में लड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे कर युद्ध भूमि भी बदल रही है और युद्ध करने के तरीके भी बदल रहे हैं। अब अक्सर सिविलियंस और सैनिकों में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। पश्चिमी देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें बहुत पहले से ऐसा होता जा रहा था। मैंने आपको क्रूसेड की कहानी के दौरान भी सिविलाइजेशन स्टोरीज में बताया था कि ईसाइयों ने किस तरह से चाइल्ड क्रूसेड का इस्तेमाल जंग लड़ने के लिए किया था। आज इसका उदाहरण खुद को क्लाइमेट एक्टिविस्ट कहने वाली ग्रेटा थनबर्ग या फिर नोबेल प्राइज जीतने वाली मलाला है, जो चाइल्ड क्रूसेड की मैं बात कर रहा हूँ। आप स्टोन पेल्टिंग की खबरें सुनते होंगे, अलग अलग शहरों में पत्थरबाजी की खबरें। इनमें किस तरह से बच्चों को पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये अब आप सभी के सामने है। बच्चों को विक्टिम बताना आसान होता है, अगर पकड़े भी जाएं तो उन्हें ये कहकर राहत मिल जाती है कि ये तो भटके हुए नौजवान हैं जिन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है। इनके बारे में राय बनाने वाली मीडिया भी हमारे आसपास कई तरह से मौजूद होती है। एक समय था जब मीडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी, यानी सरकार के प्रभुत्व में। फिर टाइम आया कॉर्पोरेट और पेड मीडिया का, जिसमें आप उदाहरण के लिए ये बरखा दत्त, उसको आप ले सकते हैं, उन्हें रख सकते हैं। उनकी कारगिल कवरेज किसके काम आ रही थी ये हम सभी लोग जानते हैं, यानी किसी भी तरह से मुनाफा कमाने वाली मीडिया। फिर समय आया सिटीजन जर्नलिज्म का, वो अपना प्रभाव बनाने लगा। इसकी एक खासियत ये होती है कि इसमें कोई एडिटोरियल एम्बार्गो नहीं होता, यानी संपादकीय नीतियों से सिटीजन जर्नलिज्म आजाद होता है। मीडिया की इस स्वरूप में लोगों के लिए सच और झूठ का फैसला करना सबसे मुश्किल काम होता था। दुनिया में कुछ भी घटित हो रहा हो तो ये लोग समाज के सामने उसको रखने लगे। इसका उदाहरण रवीश कुमार है, जो माइक लेकर के लोगों से पूछते थे कि कौन जात हो तुम। आप देखिए कि उनके द्वारा कही जाने वाली बातें कितनी विश्वसनीय होती हैं। वो मुंह खोलते हैं और आप तुरंत जान जाते हैं कि ये कोई प्रोपेगेंडा ही उगलने वाला है। सिटीजन जर्नलिज्म में समय के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज घुस आई, ये थी इनोसेंट मीडिया। अब मैं आपको बताता हूँ आज के वीडियो में कि इनोसेंट मीडिया क्या होती है और इसका चलन क्यों बढ़ गया। इनोसेंट मीडिया यानी राह चलते हुए कोई आदमी कुछ महसूस करता है और वो जब उसे मीडिया की तरह पेश करता है तो हम उस पर यकीन करने लगते हैं कि इसमें कोई एजेंडा नहीं है। इस तरीके को सबसे पहले बुनाया था हमास ने। हमास यानी फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन, जिसने इजराइल पर हमला किया और अब फिर खुद को पीड़ित दिखा रहा है, विक्टिम बना हुआ है आजकल फिर से। इसकी कहानी जानने के लिए मैं आपको टाइमलाइन में ले चलता हूँ 2014 में। साल 2014 की बात है, जब हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही थी। तब फराह बेकर नाम की एक टीनेजर रातों रात पॉपुलर हो गई थी। वो गाजा पट्टी से लगातार ट्वीट के जरिए लोगों को उस युद्ध की जानकारी दे रही थी। लेकिन फराह बेकर जो काम कर रही थी वही काम हजारों और लोग भी उस वक्त कर रहे थे। ऐसे में सोचने की बात ये हो जाती है कि इनमें से सिर्फ फराह बेकर ही क्यों पॉपुलर हुई थी। वास्तव में जो फराह बेकर थी वो पश्चिमी देशों के पैरामीटर्स पर एकदम फिट बैठती थी। यरूशलेम से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर रहने वाली एक मुस्लिम लड़की, उसकी उम्र 16 साल, नीली आंखें, बदन पर बुर्का और यहूदियों से घृणा। इजराइल को विलेन दिखाने के लिए पश्चिमी मीडिया के पास फराह बेकर से बेहतरीन हथियार और कुछ हो ही नहीं सकता था। पश्चिमी मीडिया ने फराह बेकर को हाथों हाथ लिया और उसे फिलिस्तीनी प्रोपेगेंडा की नायिका बनाकर पेश कर दिया। उन्होंने एक नादान बच्ची के बयानों को स्टेट यानी इजराइल के आधिकारिक बयानों की काट के रूप में दुनिया के सामने रखा और दुनिया को विवश किया कि वो भी इस युद्ध को फराह बेकर की ही नजरिए से देखे। जब सेना आतंकवादियों का मुकाबला जमीन पर कर रही होती है, तब समानांतर रूप से एक और युद्ध भी शक्ल ले रहा होता है, जो डिजिटल होते समाज में सबसे महत्वपूर्ण हथियार की भूमिका निभाता है। यह है सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेट पर लड़ी जाने वाली नैरेटिव की लड़ाई। फराह बेकर उस वक्त एक 16 साल की टीनेजर थी। उसने ट्विटर के जरिए इजराइल सेना को विलेन के रूप में दिखाने का काम किया। ग्लोबल मीडिया उसके ट्वीट के आधार पर इजराइल को दानव और हमास के आतंकवादियों को मानवाधिकार का रक्षक साबित करने लगा। सोशल मीडिया के जरिए युद्ध का नैरेटिव किस तरह से बदला जाता है, ये 16 साल की फराह बेकर तब जान गई थी जब इजराइल की IDF भी इस बारे में बहुत सक्रिय नहीं थी। फराह बेकर एक इजराइल या यहूदी विरोधी एक्टिविस्ट है। उसने अपनी पहचान बनाई गाजा फिलिस्तीन की एनी फ्रैंक के रूप में। एनी फ्रैंक कौन है, इसको आप द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में आप जान सकते हैं। गूगल करेंगे तो आप एनी फ्रैंक की कहानी को जान जाएंगे। और इसके बहाने उसका मकसद सिर्फ एक था, इजराइल की छवि को विश्व की नजरों में खराब करना। फराह बेकर की पहचान फिलिस्तीन के समर्थक एक ऐसी टीनेजर के रूप में बताते हैं जिसने ट्विटर पर 140 अक्षरों में पूरी जंग जीत ली थी। एमनेस्टी जैसे संस्थाओं ने उसे हाथों हाथ लिया।
सिर्फ इस वजह से कि वो इजराइल की छवि को खराब करने का काम कर रही थी। बेकर ने कहा कि पश्चिमी मीडिया इजराइल का पक्ष लेकर उस वक्त चल रहे युद्ध को गलत तरीके से दिखा रहा था। उसने कहा कि उस समय 2200 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और आधे मिलियन से अधिक विस्थापित हुए। बेकर ने अपने ट्वीट के जरिए इजराइल की ऐसी छवि पेश की जिसकी वजह से वो बिना बिजली के रहने को मजबूर है, उसकी जिंदगी को निरंतर खतरा है। उसने कहा कि वो घर के जनरेटर के जरिए दुनिया के समक्ष गाजा पट्टी की स्थिति को रख पाई। उस वक्त चल रहे युद्ध के दौरान बेकर ने ट्वीट किया कि बम की लगातार आ रही आवाज़ों से वो कैसे प्रभावित हो रही है, और उसने अपने क्षेत्र के आसपास लगातार बमबारी दिखाते हुए वीडियो भी पोस्ट किए। जो एक ट्वीट उसका सबसे अधिक पॉपुलर हुआ था, उसमें बेकर ने लिखा था, ये मेरा इलाका है, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही हूँ और मैं आज रात मर सकती हूँ। उसने कुछ ही समय पहले गाजा पट्टी की कैथोलिक स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और उसका कहना है कि वो 3 युद्धों से गुजर चुकी है। सबसे आखिरी युद्ध को उसने सबसे अधिक डरावना बताया। फराह बेकर का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, अपने ट्वीट के जरिए इजराइल को बर्बर क्रूर दिखाना, ये साबित करना कि इजराइल हमास के ठिकानों को निशाना बनाता है और इजराइल के कारण गाजा के लोग असुरक्षित हैं। साल 2014 में जब इजराइल हमास पर जवाबी कार्रवाई कर रहा था, उस वक्त गाजा में रहने वाली 16 साल की लड़की फराह ने लाइव ट्वीट करके पॉपुलैरिटी हासिल की। वोग मीडिया ने यहाँ तक कहा कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में सोशल मीडिया के जरिए सबसे प्रभावशाली सैनिक बन गई है फराह बेकर। उस वक्त गाजा में क्या चल रहा था उसके बारे में दुनिया सिर्फ इजराइल की मीडिया के द्वारा ही जान पा रही थी, लेकिन फराह बेकर ने रात को अपने छत पर मोबाइल रखकर दुनिया के सामने इजराइल को हत्यारा साबित करने के लिए लगातार ट्वीट किया। अब दुनिया भर की मीडिया के लिए पहला स्रोत यही लड़की बन गई थी। देखिए आप, इंफॉर्मेशन और नैरेटिव निर्माण। पश्चिमी मीडिया ने उसे एक युवा भयभीत लड़की बताया और कहा कि वो फोन चलाने वाली सैनिक थी। वो जाहिर तौर पर फिलिस्तीन का ही काम कर रही थी। साल 2014 तक इजराइल की जो IDF की सोशल मीडिया पर है, वहाँ पर अच्छी खासी उनकी मौजूदगी थी। आप आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे कि वो हमास की ओर से हो रहे हमले की जानकारी लगातार दे रहे होते हैं। ऐसे में 2014 में फराह इसलिए पॉपुलर हुई कि वो इजराइल की इस ताकत को प्रोपेगेंडा के जरिए विश्व के सामने रखने में कामयाब हुई। दुनिया ने उसके बयानों को बिना किसी दूसरे पक्ष को जाने अपनाया भी, क्योंकि उसके नाम में उसका मजहब। फराह के ट्वीट में भय और फिलिस्तीन के प्रति संवेदना के अलावा और कुछ भी नहीं था और वो पूरी तरह से एक तरफा प्रोपेगेंडा कर रही थी ग्लोबल मीडिया के लिए। लेकिन इतना ही काफी था। वो अपने ट्वीट में लिखती थी कि वो बम के धमाकों से रो रही है और ये आवाजें बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब फराह बेकर की कहानी आप लोग जान गए हैं। अब आप देखिए कि ये सब मॉडल भारत में जोर पकड़ने लगा है। साल 2014 के बाद जब फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में रहने वाली एक युवती फराह बेकर ने ऐसा करके पॉपुलैरिटी हासिल की, तो यहाँ पर भी ये प्रचलन बनता जा रहा है। इन्फॉर्मेशन डोमेन में 2 चीजें होती हैं, अटैक डिफेंड और डिफेंड अटैक। अटैक डिफेंड में ऑफेंसिव एक्ट्स को भी नैरेटिव निर्माण कर जस्टिफाई करने का काम किया जाता है, उन्हें जायज ठहराया जाता है। यानी आतंकी अपना काम करते रहें और आतंकवादियों का नैरेटिव निर्माण करने वाले उनका बचाव करते रहें। जैसे हमास के समर्थन में आप इस वक्त कई पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को देख रहे होंगे। एक पत्रकार तो उस युवती की हत्या तक को जायज ठहराती दिख रही है जिसे हमास ने बर्बरता से मार दिया। दूसरी तरफ है डिफेंड अटैक, यानी जब पीड़ित अपने बचाव में कोई कदम उठाता है तो उसे ही निशाना बनाया जाए, जैसा कि अक्सर इजराइल को विलेन दिखाने वाले लोग करते हैं। अब यही टेम्पलेट हर जगह नजर आने लगी है। इसमें युद्ध में भाग लेने वाले पुरुष और महिलाओं के भेद को भी खत्म कर दिया गया। लड़ने वाले फौजी हैं या फिर सिविलियंस हैं, ये फर्क भी अब खत्म कर दिया गया है। कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जाती है, भ्रमित करके युद्ध लड़े जा रहे हैं। दुर्भाग्य से आज के समय में सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी एक चीज का हो रहा है तो वो है सिटीजन जर्नलिज्म। इसका उदाहरण फराह बेकर भी है। इसका उदाहरण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रोपेगेंडा चलाने वाली इस्लामी आरजे साइमा जिसका नाम है वो भी है। इसका उदाहरण फैक्ट चेक के नाम पर समुदाय विशेष के कुकर्मों पर पंचर साटने वाला मोहम्मद जुबैर भी है। और ऐसे ही तमाम लोग आप देख लीजिए, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सनसनी पैदा करके भारत की छवि खराब करना है। आपको याद होगा कि शैला रशीद जो JNU की भूतपूर्व छात्रा भी रही हैं, नेता भी रही हैं, शैला रशीद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ट्विटर का इस्तेमाल फराह बेकर की तरह ही कर रही थी। वो ये कहते हुए पैनिक क्रिएट कर रही थी कि देश भर में कश्मीरी छात्रों को पत्थरबाज बताया जा रहा है, जबकि उस वक्त ये जहां जहां मौजूद थे वहां उपद्रव कर रहे थे। आपको यदि लगता है कि इनकी किसी समुदाय या समाज या राष्ट्र के साथ सिंपैथी है तो आप एकदम गलत, क्योंकि आप इनके ही अकाउंट्स पर जाकर देखिए, फिलिस्तीन में जब तक लाशें नहीं गिरेंगी तब तक ये लोग इनके बचाव में हैशटैग भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये लाशों पर पत्रकारिता करने वाले दानव हैं और ये
किन की यूजफुल इडियट्स हैं ये खुद अच्छी तरह से जानते हैं, और कई बार तो इन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि ये किन का काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि गुरमेहर कौर एक प्लाकार्ड लेकर के आती है और अपने पिता के हत्यारों को निर्दोष बता रही होती है, कहती है कि ये युद्ध का कसूर था, ना कि आतंकवादियों का। मोहम्मद जुबैर खाने में थूक मिलाने से लेकर के सड़क पर थूक लगाकर फ्रूट्स बेचने की घटना का फैक्ट चेक करता है, उन पर पंचर साट रहा होता है और कहता है कि देखिए साहब, भारत में मुस्लिमों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुत्व वॉच वाला नाम का एक अकाउंट है ट्विटर पर, या एक्स प्लेटफॉर्म जो उसका नाम हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप देखिए, वो अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को इस तरह से दुनिया के सामने रखता है जैसे भारत में मुस्लिमों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। वो दुनिया को ये नहीं बताता है कि अवैध निर्माण करके ये जो चादर उन्होंने चढ़ाई हुई है, जो मजार बनी है, उसको गिराया जा रहा है। वो दुनिया को बताएगा कि भारत में मजारों को ध्वस्त किया जा रहा है। इरेना अकबर जैसे कथित जो पत्रकार हैं वो भी यहीं पर हमारे बीच में हैं। फिलिस्तीन या हमास के आतंकवादियों का दर्द महसूस करने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भारत में रह करके भारत वालों का दर्द समझने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि हमास की उस लड़की जो हत्या हुई उसको भी क्लीन चिट देने का काम वो कर रही है, जिसको बेरहमी से मार करके हमास ने दुनिया को दिखाया। भारत की छवि को बर्बाद करना इनका पहला मकसद है। इसी के लिए फिलिस्तीन का भी इस्तेमाल करते हैं, इसी के लिए कश्मीर का नाम भी लेते हैं, और यही इनका पैटर्न भी है। इनका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए लोग करते हैं। ऐसे वीडियो तैयार किए जाते हैं जिनके जरिए एक पक्ष के लिए हमदर्दी पैदा की जा सके और दूसरे पक्ष को बिल्कुल विलेन बता दिया जाए। इसलिए इनोसेंट मीडिया का खेल समझना बेहद आवश्यक है, और यह भी जिम्मेदारी बनती है कि युद्ध या आपात स्थिति में भी उन्हीं खबरों पर भरोसा किया जाए जो आधिकारिक होती हैं, ना कि सनसनी पैदा करने वाली खबरों पर। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।